आर्थिक मोर्चे पर आरबीआई ने कई सारे ऐलान किए और रेट नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से बॉन्ड मार्केट में एफआईआई के निवेश पे टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन मार्केट इससे खुश नहीं था। न सिर्फ इंडेक्स हल्के हल्के रेड में बंद हुए, बल्कि एफआईआई ने जोरदार बिकवाली भी की। और इसी बीच शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त गिरावट हुई है और अक्रॉस द एसेट क्लासेस, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, करेंसी और क्रूड, सब में देखिए आप बॉन्ड यील्ड 4.5% के ऊपर चली गई, 4.54 तक गई है। क्या असली रीजन है इसका, और अपने इंडियन मार्केट में इतनी पॉजिटिव खबरों को भी नेगेटिव क्यों लिया मार्केट ने, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करेंसी बहुत 80 पैसे करीब शुक्रवार को स्ट्रांग हुई थी, लेकिन ओवरसीज मार्केट में वो फिर से कमजोर हो गई। 95.24, 95.25 के आसपास फिर से $1 और रुपए का भाव हो गया है। और डॉक्टर शमिका रवि को आप लोग जानते ही होंगे, पीएम एडवाइजरी कमेटी में उनका कहना है कि 100 एक नंबर है, उसको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। 100 इज जस्ट ए नंबर। तो अगर 100 रुपए का $1 हो जाता तो भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट में कि एफआईआई क्यों इतना बेच रहे हैं, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। और हमेशा की तरह सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत से, चेन्नई से। तो सुनील सर, मेरे मन में पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और क्या डेटा था। ये है लास्ट वीक का मार्केट का। इसको देख के लगेगा कोई चिंता की बात नहीं है, 0.8% तो निफ्टी गिरा है, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा 150 200 में हल्की हल्की सी वीकनेस दिख रही है और सेक्टोरली काफी कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन चूंकि बड़ी खबरें इंस्टीट्यूशंस की ओर से थी, तो 3 सवाल मेरे मन में कि एक तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी पर आपके विचार क्या है, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, जो उन्होंने फैसले लिए उस पर आपका क्या व्यू है। और दूसरा, जीडीपी का नंबर इतना रोबस्ट है Q4 का, क्या उसको लेके खुश होना चाहिए या वो एक ओल्ड डेटा है, उसमें अभी 28 फरवरी के बाद की घटना तो आई ही नहीं है, Q1 में आएगी वो। और तीसरा कि एफआईआई खुश कब होंगे, उनको ऐसा क्या दुख है कि वो उस दिन भी बेच के गए जिस दिन उनके लिए अच्छी खबर दी गई, स्पेशली उनके लिए दी गई थी, फिर भी वो दुखी है। तो सर इनका जवाब दीजिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी। और बहुत इंटरेस्टिंग दिन जो कह सकते हैं, क्योंकि जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिर एफपीआई पॉलिसी और फिर यूएस में सेल ऑफ, सब इकट्ठा करके एक ही दिन में जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, राइट? पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसे आपने कहा मॉनेटरी पॉलिसी पे मेरे थॉट्स, ठीक है। तो एक तो ये आरबीआई ने एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है, राइट? क्योंकि जहां पे आपने डाला है यहाँ पर, राइट, ये न्यूज़ देखकर आप पहले देखिए कि बॉटम से शुरू कीजिए, टॉप वाला फाइनल डिसीजन है। तो बॉटम से शुरू कीजिए, इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन एस्टिमेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। एक बार वो दिखा दीजिए, आपका एक स्लाइड है इंग्लिश का, एक उधर, हाँ, कितना है, 4.6 to 5.15, 55 बेसिस पॉइंट्स का इन्फ्लेशन का हाइक। और खास करके Q3 के नंबर पे ध्यान दीजिए, 5.9%। अब आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनकी टारगेटिंग 4% की है, वो जारी है, यानी 4 +2 -2, यानी +2 के ऊपर रेट हाइक, -2 के नीचे रेट कट गारंटीड है, बीच में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वो बीच रास्ते में Q3, दैट इज विच क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, फेस्टिवल सीजन के बीच में आपको इन्फ्लेशन 5.9 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 5.9 6.1 बन सकता है? तो क्लियरली वार्निंग साइन सामने है, रेड सिग्नल फ्लैश हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्शन। ओके, तो ये है इन्फ्लेशन। अब वापस आइए आपके स्लाइड्स पे, वो जो है नेक्स्ट है जीडीपी। ट्रिम्ड द जीडीपी एस्टिमेट। अभी कितना ट्रिम किया वो स्लाइड हो गई। तो ये भी बुरी खबर है ना, क्योंकि 6.9 to 6.55, 35 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट इन ग्रोथ। और खास करके ये Q2 यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में लोएस्ट
6.3 तक गिरने वाला है। उसके बाद एक फेस्टिवल सीजन की रिवाइवल और Q4 में प्रॉब्ली वॉर खत्म होगा करके सोच है, तो बढ़ रहे हैं। मगर 35 बेसिस पॉइंट्स ड्रॉप इन द जीडीपी ग्रोथ, राइट। मैं उसके ऊपर बाद में भी आऊंगा जब जीडीपी के बाद बात करते हैं, बट अब के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, मगर बैक टू आवर स्लाइड, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आरबीआई के हाथ बंधे क्यों थे? बिकॉज इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बढ़ रहा है, तो रेट हाइक बनता था, मगर अगर रेट हाइक करते तो ये जीडीपी एस्टिमेट को और भी ट्रिम करना पड़ता, और भी ट्रिम करना, करेक्ट। तो इसलिए आरबीआई ने बैलेंस चूज किया है कि अगर मैं रेट हाइक या हॉकिश स्टांस ले लूं तो आई कैन नॉट लिव विद दिस जीडीपी एस्टिमेट, बिकॉज उस रेट हाइक का इंपैक्ट दिखेगा ना जीडीपी के ऊपर, डिमांड के ऊपर। तो इसलिए आरबीआई ने एक्ट नहीं किया। ओके, तो मगर न्यूट्रल क्यों रखा उन्हें? क्योंकि दे हैव द राइट टू एक्ट। तो ये न्यूट्रल रखने से कोई कंफर्ट नहीं है। उनकी स्टांस है कि मैं वॉच करूंगा वॉर को, वॉच करूंगा डेफिशिएंसी ऑफ द मॉनसून को, और वॉच करूंगा करेंसी को। और अब आते हैं वो करेंसी। तो उनका मेन वरी अभी था कि अभी सिचुएशन गंभीर हो रही है, मगर मैं एक्ट करूंगा तो ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव भाव पड़ सकता है, तो मैं नहीं कर रहा हूं। मगर करेंसी क्या कर रहा है? करेंसी का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया है हमारी, और करेंसी का दबाव इन्फ्लेशन के दबाव भी और भी बढ़ा रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि अगर आरबीआई ने ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट के साथ जुड़कर नहीं किए होते, जो हमने लिस्ट किया है, इसके हर एक की मैं डिटेल में जाने की कोशिश जरूरत नहीं है, ये सब पॉजिटिव है फॉर इनफ्लो इनटू बॉन्ड्स, ठीक है, सिंपल। तो करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। अगर ये करेंसी का ये एक्शंस नहीं लेते तो इन्फ्लेशन, ऑयल के प्राइस सेम लेवल पे रहता, फिर भी आपको 6% पार कर जाता आपका इन्फ्लेशन, प्योरली बिकॉज रुपी कॉस्ट ऑफ द ऑयल विल गो अप। सो दैट इज वन क्लियर केस वेयर दे हैड टू एक्शन। और पिछले हफ्ते आरबीआई ने बहुत अपना रिजर्व्स का खर्चा किया है टू प्रोटेक्ट द रुपी, क्योंकि रुपी देखिए तो करीबन 97 के कोर्स से 95 के हाई लेवल्स पे आ गई थी। सो नेचुरली करेंसी मार्केट में इसको पॉजिटिव लिया। कल ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट्स रुपी का स्ट्रेंथनिंग हुआ, राइट। तो करेंसी मार्केट पॉजिटिव, मगर मेरा रीड करना है कि ये बहुत डिफेंसिव जेस्चर है, डेस्परेशन में किया गया है ये जेस्चर, क्योंकि अब आपकी जरूरत लगी तो एफआईएस को अब राहत दे रहे। तो एफआईएस भी सोच रहे यार ये मेरे लिए थोड़ी तो नहीं किया कुछ, तुझे अभी तुझे दर्द हो रहा है तो तू एस्पिरिन ले रहा है, अरे मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है ये तेरी दबाव है, कल दबाव हट जाएगा तो वापस टैक्स ला जाएगा। यही हमारी हिस्ट्री है भैया। सो देयर इज नो क्रेडिबिलिटी टू दिस फैक्ट, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, और जैसे ये दबाव खत्म होगा, वॉर खत्म होती है, या समझिए क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट वापस जाके इसको टैक्स नहीं लगाएगी? तो आपने पूछा था तीसरा सवाल कि एफआईएस क्यों खुश नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली दबाव से लिया गया डिसीजन है भैया, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ऐसा कोई नहीं है। और इक्विटी में नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि पैसा बन रहा है उधर, तो नहीं देने का है मुझे। अगर करना है तो रियली एफआईएस को फ्रेंडली तो करो ना इक्विटी में भी, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको इस तरफ क्या है कि दो तरफा बेनिफिट है, एक तो उधर आता है, सेकंड गवर्नमेंट की बोरिंग प्रोग्राम के लिए फॉरेनर्स का भी हाथ ढूंढ रहे हैं, राइट। और कल यील्ड्स ने भी इनिशियली 10 बेसिस पॉइंट्स का यील्ड इंप्रूव हुआ, फिर 7 पे सेटल हुआ, 6.96 मेरे याद में कल सेटल हुआ है, राइट, फ्राइडे को। तो मेरी बात क्या है कि ये एक डिफेंसिव जेस्चर है जो जरूरत थी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मगर इट इज इंडिया स्पेसिफिक, आवर कंट्री स्पेसिफिक डिसीजन, नॉट कि एफआईएस को भैया आ जाओ मेरे देश में आ जाओ, भाई कोई टैक्स वैक नहीं लगा। इट इज नॉट गिविंग दैट सिग्नल टू द एफआईआई, राइट। इट इज ओनली फॉर द प्रेशर। एंड इक्विटी में करते तो एटलीस्ट यू कैन से कि ओवरऑल आप एफआईआई के लिए पॉजिटिव बन रहे हो, राइट, बट नो, दे हैव नॉट डन इन इक्विटी। सो
टू दैट एक्सटेंट मेरा मानना है कि वापस सबके पहले स्लाइड में जाइए पॉलिसी, तो ये रेट न्यूट्रल की जो डिसीजन है, इट इज अ डिसीजन टेकन अंडर प्रेशर with keeping that I hope the currency will improve, I hope the war will end, and I hope that monsoon doesn't get worse from today. ये सब होप इधर है, और ये एफआईएस ने भी और मार्केट ने भी रीड कर दिया, इसलिए मार्केट में इसको जंप करके सेलिब्रेट नहीं किया। थोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर बैंक में कल पॉजिटिव थी, थोड़ा रियलिटी में थोड़ी पॉजिटिव थी, ऑटो भी फ्लैट था। सो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है उसमें एक 10-20 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट थी, कुछ बड़ा एक चेंज नहीं हुआ, राइट। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि पॉलिसी में एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, बट it has left the door open for a rate hike in the future. True. सर इसी से मेरा एक सवाल है, हमने जब ये देखा कि हमारा जो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग है वो साल भर की 5.15 और हमारा रिपो रेट है 5.25, तो हमारे लिए एग्जैक्टली रियल रेट का कितना रूम छोड़ा आपने? बहुत ही कम। एट द सेम टाइम यूएस की बॉन्ड यील्ड 10 साल की 4.54 पे क्लोजिंग है कल की, मतलब फ्राइडे को। तो जो अभी आपने लास्ट सेंटेंस कहा कि एकदम एमिनेंट है कि नेक्स्ट पॉलिसी में आपको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना 5.15 के इन्फ्लेशन लेके आप चल रहे हैं और 5.25 का रेपो रेट लेके चल रहे हैं, कैसे बात बनेगी? रेट हाइक तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एफआईएस क्यों निवेश करेंगे? एग्जैक्टली, इवन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, इवन इन बॉन्ड। हाँ, और एक चीज में छोड़ो, यूएस में कल जो पिटाई हुई उसके बारे में बात शायद करेंगे बाद में, बट यूएस में जो लेबर डेटा आया, ये आया है अब प्रोबेबिलिटी कंसेंसस इज 100% फॉर दिसंबर रेट हाइक इन यूएस। और यूएस में रेट हाइक होगा तो आपके पास चॉइस ही नहीं है भैया, रेट हाइक करना ही पड़ेगा, नहीं तो करेंसी के ऊपर दबाव आ जाएगा ना वापस। तो आपके वो भी है ना, यूएस में जो हो रहा है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, ये पॉलिसी में मैं आरबीआई को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज आरबीआई इज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, आरबीआई इज नॉट इंटरेस्टेड, उसकी बैलेंस इफेक्ट है। तो आज शायद वो एक सोच में होंगे कि हॉकिश करना है, रेट हाइक करना है कि नहीं, और बोलते अब के लिए छोड़ते हैं। माई सेंसेस के ये ऑन द बैलेंस एट द एज में लिया गया डिसीजन है कि वेट एंड वॉच। तो इशू क्या है अभी? इशू है कि तेल वो 92 to 95 के रेंज में घूम रहा है, राइट। इफ जो भी एक नेगेटिव और एक सोच भी चल रही है, मैंने पढ़ा कि ट्रम्प भी, जो सेनेट गेनेट ने उनको वॉर खत्म करने के लिए कहा, वो सब वो वीटो कर लेंगे, ओके, बिकॉज वीटो पावर उनके पास है, तो उसका जस्ट मीनिंगलेस है वो सेनेट का जो वोट गया था ना अगेंस्ट द वॉर। तो एक और मैंने पढ़ा था कि ट्रम्प एक्चुअली अपने जो स्टॉक्स ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन को रिफर्बिश करने के लिए ये टाइम ले रहे हैं और एक भयंकर अटैक ईरान के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो ऐसी चीज आ गई सामने तो इजराइल भी यही चांस है करके और भी जाके बैठेगा उधर हिजबुल्लाह के ऊपर और स्ट्राइक लगाकर। तो अगर तेल फिर वापस वो 105-110 के करीब जाता है तो इवन मिड पॉलिसी रेट हाइक इज नॉट रूल्ड आउट। सो आई एम जस्ट लेइंग आउट के ये पॉलिसी क्यों मार्केट और एफआईएस ने दोनों ने नेगेटिव लिया ना। मार्केट ने भी उछाल नहीं दिखाया और एफआईएस ने भी 8,000 करोड़ का सेलिंग किया, राइट। और तो वो बात मेरे मन में क्लियर है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इज टाइट और इससे कोई राहत नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे टैकल करने वाले गवर्नमेंट। ये पॉलिसी ऑफ कोर्स इट्स नॉट आरबीआई जॉब, ये गवर्नमेंट का जॉब है। पर कल इवन गवर्नमेंट ने जीडीपी डेटा रिलीज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या करे? अरे अप्रैल का फिस्कल डेफिसिट देखा आपने? यस। तो एफआईएस को अपने देश के बारे में है कि एक देश को एक रिस्क रेटिंग देते हैं, उस हिसाब से एलोकेशन करते हैं, राइट। तो हमारी रिस्कीनेस बढ़ गई है भैया ऐसा देश, इसीलिए मैं ये 6.96 में वापस 7 में जाते हुए देख रहा हूं मैं आराम से। मुझे ये लगता है कि आरबीआई भी बहुत ही कहते ना कि तलवार की धार पे चल रही है, मतलब एकदम मैक्सिमम रिस्क लेके आप चल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट चल रही थी। अनरिलेटेड एग्जांपल है लेकिन दे रहा हूं कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा।
वैसे ही आरबीआई ये एक डिस्काउंटिंग लेके चल रही है कि चलो अगले 45-50 दिन बाद जब अगली पॉलिसी आएगी तब तक शायद कुछ बेटर हो जाए, वरना ये नंबर मिसमैच है। अब इतनी टाइट और इतनी मतलब एजेड पॉलिसी लेके नहीं चल सकते आप, बिल्कुल रिस्क पे खड़े हैं आप, और रिस्क इतना ले रहे हैं कि शायद अब की बार हो जाए, शायद अब की बार हो जाए। और मैं ये बात कहता हूँ नीरज जी कि अगर मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू है यहाँ पर कि अगर आरबीआई रेट हाइक करती कल फ्राइडे को, ओके, तो एफआईएस और मार्केट दोनों इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन पहले 2 घंटे के बाद शार्प बाउंस बैक करती, बिकॉज व्हेन यू डू रेट हाइक फ्यूचर रेट हाइक इज रूल्ड आउट। ट्रू। तो एफआईएस को भी लगेगा कि एटलीस्ट यू आर टैकलिंग द सिचुएशन हेड ऑन। और देखा मैंने ना, एमयूएफजी की रिपोर्ट देखी मैंने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट देखी, तो कह रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक इन एफआई 27 करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ना, अगर आरबीआई ने एक रिस्क लिया, बट दैट इज फ्रॉम अ मार्केट एफआई पर्सपेक्टिव, एंड आरबीआई जॉब इज नॉट टू बी मेक द एफआई हैप्पी और मार्केट हैप्पी। यह याद रखने की जरूरत है, हम मार्केट की आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, आरबीआई हैज गॉट टू ओवरऑल लुक एट द ओवरऑल सिचुएशन, ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर वो कल इस प्रॉब्लम को एड्रेस करके कहती है कि देयर इज अ चांस दैट इन्फ्लेशन गो टू 5.9, वो 6 जा सकती है, इसलिए मैं प्रोएक्टिवली, जैसे आपने प्रोएक्टिवली रेट कट किया, अगर आप प्रोएक्टिवली रेट हाइक करते तो एफआईएस को भी कॉन्फिडेंस मिलता, और जब रेट हाइक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यील्ड्स भी बढ़ती है, तो फ्लो भी आ जाएंगे ना। तो एक बैलेंस में सिचुएशन था, मगर मैं कह रहा हूं कि एफआईएस और मार्केट के लिए अगर ये करते तो वो बेहतर होता, बट ठीक है, उनके लिए जैसे मैंने कहा मार्केट एक स्टेक होल्डर है, और मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी नहीं है आरबीआई के लिए। आरबीआई की जॉब है देश को बैलेंस में चलना, तो अब के लिए उन्होंने ले लिया डिसीजन, मैं ठीक है सहमत हूं, मगर हम जस्ट कहे कि मार्केट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों नहीं रिएक्ट किया, बिकॉज इसमें बहुत से नेगेटिव खबरें छुपी है। और फाइनली जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आप देख रहे हो, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए ईपीएस में भी लो डाउन आ रही है ना, क्योंकि Q2 में 6.3 जीडीपी है, तो ईपीएस ग्रोथ भी घटेगा ना, तो ये सिग्नल भी है ना मार्केट के लिए। ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। और खैर अब आरबीआई ने जो फैसला ले लिया हम लोग देखेंगे उस पर। करना चाहिए था इक्विटी में कैपिटल गेन्स पर, किया गया डेट में, जो कि आपका मार्केट ऑलरेडी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। डेट का नंबर में देख रहा था सर, कुछ भी नहीं है उसमें, 200-500 करोड़ के इनफ्लो आउटफ्लो हैं, तो उधर करके कुछ बहुत बनने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एफआईआई खुश क्यों नहीं। इससे पहले हम थोड़ा सा अपना मार्केट वीकली वाला देखते हैं। इस मार्केट को देख के ये सिर्फ एक हफ्ते का डेटा दिखा रहा हूं, लेकिन आप पिछले एक महीने का भी डेटा अगर हर हफ्ते वाइज देखेंगे तो आपको लगभग कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखेगी कि हमारा मार्केट 23,000, 23,500, 23,000, 23,500 के बीच में झूल रहा है। हमने सरवेन के साथ एक शो किया तो मजाक में से एक बात निकल गई थी कि 23,800 पार करने में नानी याद आ जाएगी, तो वो नानी नाना सब याद आ गए, वो 23,800 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, और पिछले 4 हफ्ते से वहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि डीआईएस डिफेंड कर रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, और अपना सारा जो कैश चेस्ट है उनका सब खर्च कर डालेंगे। अभी मुझे पता नहीं कितना कैश होगा, 2-3 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए एफआईआई के पास। इस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे वो लगातार बेच रहे हैं एफआईआई, और हमारा डीआई उसको केवल डिफेंड कर रहा है, और डिफेंड भी डाउनसाइड की तरफ हो रहा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी का रेंज देखें तो वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ है, ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा। एक समय 26,300 से 25,300, 25,300 से 24,300, 24,300 से 24,800, 23,800, 23,800 से 23,300। अब बात हो रही है कि अगले हफ्ते क्या 22,000, 23,000 को तोड़ के नीचे चला जाएगा 22 के पास, बिकॉज ट्रेंड इज सेम ऑन द चार्ट। और एफएनओ का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था सर। थर्सडे को एफएनओ का डेटा बैंकर ठीक दिख रहा था कि बहुत गड़बड़ नहीं है, बड़ी सेलिंग थी, उस दिन नहीं बेचते हैं। जिस दिन आपको एफएनओ का डेटा अच्छा दिखेगा उसी दिन बेचते हैं वो। तो एफआईआई भी बहुत स्मार्ट है, उनको 1-2 दिन से देख के हम लोग पैटर्न पे नहीं जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ केवल डिफेंड कर रहे हैं, उनकी कोई रियल स्ट्रेटजी नहीं दिख रही यहाँ पे। और जब हम ये डेटा देखते हैं कि जून के पहले 5 दिन में 31,000 करोड़ की सेलिंग, और इधर 34,000 करोड़ की बाइंग, और इसी को जब हम मंथली कन्वर्ट कर दें तो देखिए अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। मई में कुछ राहत मिली थी, जून में फिर से बढ़ रही, अभी 5 दिन में 31,000 करोड़ हो गई।
एनुअल बेसिस पे हम देखेंगे तो वो एफआई ने अपना स्कोर पिछले साल का पार कर दिया है 5 महीने में ही। इन लोगों ने अभी आधे पे पहुंचे हैं, एग्जैक्टली आधे पे ही है, 8 लाख करोड़ 4 लाख करोड़। कैसे डिकोड करेंगे सर इस नंबर को? नहीं, ये डिकोड यही करना है कि वॉर ने बहुत रीसेट कर दिया इस साल के लिए, राइट? अब सोचिए मार्च के नंबर जो 1.25 लाख करोड़ का है ना, तो पिछले साल का सेलिंग में तो वॉर नहीं था। तो ये वॉर में जो इंडिया के मैक्रो, फॉरगेट स्टॉक मार्केट, इंडिया के मैक्रो में जो दबाव आया है, तो एक रिस्क रेटिंग में इंडिया जरूर रिस्क बढ़ गया है एफआईएस के लिए। तो उस हिसाब से जो है अलोकेशन वो डाउनवर्ड ट्रेंड में सेट हो गया है। अब वॉर चली जाए, क्योंकि तेल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, तेल की वापसी भी अब पिछले जो 75 और या 70-65 की लेवल पे नहीं दिखता है। तो ये एफआईएस के लिए जो हर देश को देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट फाइनली आता है तो टॉप में वो इकोनॉमी की सिचुएशन देख रहे हैं। तो वॉर के कारण जीडीपी, आपने ऑलरेडी देखा, जीडीपी ग्रोथ में कटौती, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी, फिस्कल डेफिसिट पे चैलेंज, और ऑन टॉप ऑफ इट करेंसी में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। तो जो एफआईएस इसको रीड कर सकते हैं, वो जब देखते हैं कि वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे ऊपर सबसे भारी है, क्योंकि 85% हम तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो वो कंप्यूटेशन में डालते हैं ना कि 3 years डाउन द रोड, 3 months डाउन द रोड क्या है, शॉर्ट टर्म एफआईएस को ये शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है इंडिया। इन्वेस्टमेंट की बात लॉन्गिंग को छोड़िए, ये शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में इसलिए बिकवाली बढ़ रही है बिकॉज शॉर्ट बना के पैसा बन रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स है ना, दे आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। तो दिस एफआईआई फ्लो का नेट नंबर जो है, इसलिए आपने यहां पर दिखाया, देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि इस हफ्ते क्या हुआ, कि आप दो फर्स्ट कॉलम में देखिए ग्रॉस परचेस, इस हफ्ते में देखिए तो शुरुआत में 17,000 करोड़ की बाइंग थी, वो लास्ट डे में 11,000 करोड़ आरबीआई पॉलिसी के दिन। यानी कौन खरीदता है इंडिया में लॉन्गर टर्म एफआईआई, जो सोच रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया, अभी करेक्शन में है, मैं और अक्यूमुलेट करूं, एवरेज कर दूं ताकि मेरी आउटलुक 10 साल की है। वो उन्होंने 5,000 करोड़ अपना बाइंग कम करा दिया फ्रॉम 1 June to 70। दैट मीन्स क्या, वो लॉन्ग टर्म एफआईआई के लिए भी ये पॉलिसी में उन्होंने की कोर इश्यू को एड्रेस नहीं किया है। जब तक गवर्नमेंट और आरबीआई यहाँ की असलियत सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश नहीं करती, एफआईआई खुश नहीं रहेंगे। ये पॉपुलिज्म का टाइम नहीं है, ये भी वोट गैदरिंग के लिए मैं पेट्रोल हाइक को नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। Then they are saying, then practically it is not an economy I want to put my money in. प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। जब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, खुलेआम उसको एड्रेस करोगे, फिर करोगे, तभी एक कॉन्फिडेंस एक इन्वेस्टर को आएगा ना। बिकॉज उसको जो रिस्क रेटिंग होता है उससे वो, देखिए एमएससीआई इंडेक्स का आपने देखा होगा ना, फ्रॉम 20% our share has come to 12%. Yes. 8% drop in our share in the passive index. What is that? It is India's risk rating. तो मैं वही कह रहा हूं कि from an FII perspective, this policy was not good. From FII perspective, the economic जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जीडीपी डेटा में बारे में, फ्यूचर के बारे में बातचीत, उन्होंने डक कर दिया क्वेश्चन को अबाउट द फ्यूचर जीडीपी। अरे नहीं, आरबीआई ने जो किया उससे हम सहमत हूं करके बता दिया। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? ठीक है, ग्रोथ इंपैक्ट हो रहा है, अस्यूम कर रहे हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एड्रेस द फिस्कल सिचुएशन? It may be unpopular if you raise the taxes for local people. एक पेट्रोल सेस डाल दिया तो it's unpopular for vote definitely. मगर how are you going to manage your country? Yes. So the issue is country का management. जैसे हम समझते हैं ना, एक कंपनी के ओनर क्या करता है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कैसे डेट इक्विटी रेशियो अपना कंपनी का मैनेज कर रहा है, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं ना स्टॉक के ऊपर। तो इंडिया एक स्टॉक है और इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ओनर नहीं मैनेजर समझो। और वो मैनेजर क्या, आने वाले दिन में हमारी डेट इक्विटी बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट नथिंग बट डेट इक्विटी, राइट? इनकम माइनस एक्सपेंस सिमिलर टू बोरोइंग, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस दिस। तो
वो बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट? व्हाट आर यू डूइंग टू एड्रेस इट? नहीं तो आपको रेटिंग में डाउनग्रेड करूंगा। तो बिफोर द रेटिंग एजेंसीज एक्ट, और ये रेटिंग एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, ये ऑलवेज टू लेट कर दिए ना अपना एक्शन। के बाद वो डाउनग्रेड करेगी, बट एफआईएस ऐसा नहीं है, वो पहले कर देता है। करके वो गवर्नमेंट के साथ। और मेरे ख्याल में हर एफआईआई का एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे डिस्कशन भी होती रहेगी गवर्नमेंट के साथ कि क्या कर रहे हो। उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, और ये पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, वो मानते हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एफआईआई क्यों नाराज है इंडिया से। समझ रहे हैं आप? इसमें दो हैट है, बिकॉज लोग कहेंगे अरे यार, अरे गवर्नमेंट जो कर रही है यहाँ के उनके लिए कंपल्शन होती है, इलेक्टोरल कंपल्शन होती है, पॉलिटिकल कंपल्शन होती है, जो होती है, हर गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है। मगर मैं खाली आपके लिए एक एफआईआई की टोपी पहन रहा हूं और देख रहा हूं इंडिया को कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एआई वाली बात छोड़िए, वो तो है बहुत दिनों से बात छोड़िए, मगर मैं देख रहा हूं कि मेरा जो ऑलरेडी पैसा लग चुका है इंडिया में, फ्रेश फ्लोज की बात छोड़िए आप, क्या वो रिस्क में है? क्या रुपी अगर वीकेंड होता है तो मेरी ऑलरेडी मेरी जो प्रॉफिट है वो वैनिश हो रही है ना, क्योंकि अभी भी 5 साल 10 साल देखें तो इंडिया में पैसा बना है उनको जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। मगर हर दिन अगर आपको इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपको फिस्कल डेफिसिट वर्सन हो रही है और करेंसी भी वीक हो रहा है, तो मैं क्यों उस दिन का इंतजार करूं? मैं आज निकाल के बाद में वापस आऊंगा। राइट, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। और मैंने शायद हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था, याद है मुझे, कि एक्चुअली रेट हाइक वुड बी अ गुड सिग्नल टू द एफआईआईज, और कि हम सीरियसली प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। प्रॉब्लम इतना हमने सर के ऊपर जाने से पहले हम उसके ऊपर या कटिंग ऑफ द ट्यूमर, करेक्ट? तो दैट्स व्हाट फ्रॉम अ एफआईआई पर्सपेक्टिव वी वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरबीआई पॉलिसी। एंड वो गवर्नमेंट की हाथ में भी है फिस्कल सिचुएशन की, आप एड्रेस कैसे करने वाले हो, क्योंकि अब क्या करोगे, अब एमएसपी को और भी बढ़ाएंगे फार्मर के लिए। सी पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेंगे ना तो फिर मुश्किल आ जाएगी ना। तो मेरा ये है कि देयर इज नो सॉल्यूशन इन द नियर टर्म। वी हैव टू होप एंड प्रे कि वॉर जल्दी खत्म होता है, ताकि फ्यूचर पेट्रोल प्राइस, आई मीन ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ने का रिस्क जाता है, कम होगी कि नहीं, बढ़ने की रिस्क खत्म होगी ना अगर ओवर वॉर खत्म होता है तो। हाँ, इसको मैं इसमें ऐड करता हूँ। एक तो देखिए सुपर एल नीनो की सिचुएशन चल रही है, मानसून लेट है इस बार पूरे देश में, 5-6 दिन लेट ऑलरेडी हो चुका है। चलो उसको भी एक बार हम साइड में रखते हैं। वॉर अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए बड़ा अटैक नहीं भी होता और ऐसी सिचुएशन चलती है, तो आपने ध्यान दिया होगा एक बहुत ही लाइट मोड में लेकिन एक बहुत सीरियस कमेंट दिया है ट्रंप ने। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये कब तक खत्म होगा ब्लॉकेड का, तो उन्होंने कहा कि इट में गो टिल लेबर डे। वो सितंबर में आता है, 7 सितंबर को। तो आप सोचिए कि उसके बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है कि अभी 3 महीने ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन आपका है नवंबर में, बोला आई डोंट केयर। अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो जो सिनेरियो पूरा बनता जा रहा है क्रूड प्राइसेस का, कल ही मैंने आईईए की रिपोर्ट देखी, वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में एसपीआर बहुत तेजी से खर्च हो रहा है। यूएस का भी खर्च हो रहा है, इंडिया का भी खर्च हो रहा है, सब जगह का। तो बिना किसी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो देशों के पास है, यस। तो उसने कहा कि बिना किसी ट्रिगर के अचानक से आप एक दिन देखेंगे क्रूड $10-20 बढ़ जाएगा। तो आपको लगेगा ये क्यों बढ़ गया, तो कोई वॉर भी नहीं हुआ। बोला क्योंकि वो अंदर अंदर आपकी जो चल रही है ना उसको भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं ये देश। तो बहुत बड़ा रिस्क बन रहा है। और आप जैसे अपने पहले शोज में भी कहा है कि ये जो मनी कंट्रोल और इसमें जो ब्रेंट क्रूड की दाम आती है वो असली दाम नहीं है इंडिया के लिए। यस, वो नहीं असली दाम है, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का प्राइस है। इधर स्पॉट में प्राइस है, उसके साथ इंश्योरेंस जोड़ो, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ो और उसके बाद करेंसी का इंपैक्ट भी जोड़ो, तो लैंडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल का प्रॉब्लम और भयंकर है। पर वो दिखता नहीं है कहीं पे, खाली सब लोग ब्रेंट क्रूड को देखकर
Yes. ट्रेंड पकड़ते हैं, मगर डोमेस्टिक लोकल क्या हो रहा है? लोकल सप्लाई आज के लिए कल के लिए सप्लाई है कि नहीं? सप्लाई माने सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है, मगर कॉस्ट ऑफ द ऑयल दैट इज कमिंग टू यू। अभी वेनेजुएला आके गए, अरे वेनेजुएला से तेल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है आपको? एक तो 56 डेज में आता है वो, हाँ 56 दिन लगते हैं उसको वहां से यहाँ आने में, तो नहीं ठीक कॉस्ट है, अपने आप बढ़ जाती है उसकी। ठीक है। मेरी हाँ। होप क्या है ना कि सिचुएशन और वर्स हो जाए ताकि गवर्नमेंट और आरबीआई तुरंत एक्शन ले, क्योंकि अब वो एक ना इधर ना त्रिशंकु सरगम कहते हैं ना ऊपर ना नीचे, बीच में हाँ, अटक गए हैं। हम एक्शन बिल्कुल। लेने के लिए भी देख रहे हैं और कुछ सपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो एक हमें एक रिस्क लेकर प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको कंट्रोल करेंगे तो इमीडिएट रिएक्शन मार्केट का नेगेटिव होगा, पर उसके बाद स्थिति स्टेबलाइज होगी कि एक्शन ले लिया। तो मेरे ख्याल में बोथ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर सिचुएशन को हैंडल करना है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज अ स्लेव टू रिस्क एंड अर्निंग्स। True. बस ओनली टू Yes. थिंग्स, बस तो वही था। अभी अनपॉपुलर और कड़े फैसले लेने का समय है, और वो जितना देर करेंगे उतना मुश्किल होगी, क्योंकि सब तरफ से वही सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब आपको कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई चॉइस बची नहीं है। और आरबीआई की पॉलिसी वाकई खुश नहीं है उसको देख के फैज ने। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं सर, थर्सडे को हम लोग प्रीएम्प्ट कर रहे थे भाई कल पॉलिसी है, तो मार्केट अपने आप को ब्रेसअप कर रहा है कि कल क्या हुआ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वही आ रहा है और सबसे रिलायबल डेटा मैं मानता हूं आरबीआई का ही होता है। जब उस दिन मैंने देखा कि 4,500 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की, तो मेरे दिमाग में आया कि थर्सडे को सारे चैनलों पे एक खबर चल रही थी कि सरकार एक अध्यादेश लाने वाली है जिसमें एफपीआईज को एलटीसीजी खत्म कर दिया जाएगा, इतनी पॉजिटिव खबरें। तो मैंने शाम को सोचा जब इतना पॉजिटिव आ रहा तो क्यों बेच के गए भाई आप? इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। उनको बिल्कुल मान लीजिए ये खबर आ भी जाएगी तब भी वो बेच रहे हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं वेट कर रहा था कि पॉलिसी के दिन देखूं क्या नंबर आया, जब मैंने नंबर देखा 8776 करोड़, आई वाज स्टन्ड। यार ये क्या है? मतलब हर अच्छी खबर उनके लिए बुरी है आज की तारीख में। नहीं, और खबर कह रहे हैं ना, अब एक खबर मैं पॉइंट आउट करूंगा, शायद किसी ने उसके बारे हाईलाइट नहीं किया कि कोई भी एक परवेयर ऑफ बैड न्यूज नहीं होना चाहता है। ओके, हाँ, और ये है। कहना है कि असलियत है कि जीडीपी भी डेटा में लास्ट ईयर का ग्रोथ था 7.7%, साल का अनुमान है 6.6, 1.1% अपना जीडीपी ग्रोथ गिर रहा है। एंड दैट इज इफ यू टेक द डिफरेंस 1.1 डिवाइडेड बाय 7.7, it is more than, it is almost 13%, 13 sevens are 91, 14 sevens are 98, right? 14% year on year drop in the GDP growth rate. क्या बोला? वही मैं कह रहा हूं, कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है कि अरे 6.6 में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। अरे यार सही सही यार, देखो गैप हमारा और बाकी देश में गैप बहुत है और सभी स्लो डाउन में है। पर क्या है कि किसी ने इंडिया में 7.7% जीडीपी ग्रोथ लेकर निवेश किया था, अब वो सडनली उसको डेटा दिख रहा है 6%। अर्निंग्स ग्रोथ की बात है ना, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज इक्वल टू कंपनीज अर्निंग्स ग्रोथ, सिंपल। क्योंकि जीडीपी इज नेशनल इनकम, टॉप लाइन है, अर्निंग्स नहीं टॉप लाइन। तो समझिए कि अगर इतना ड्रॉप हुआ एक कंपनी की टॉप लाइन, क्या उस स्टॉक के ऊपर आप चुप बैठेंगे या कुछ एक्शन लेंगे? बिकॉज दाम आपने 7.7 के ऊपर दिया है, मगर असलियत में ये 6.6 दिख रहा है। तो एग्जैक्टली। और एक बात मैं कहूं, नॉमिनल जीडीपी की बात उठाते हैं, 8.9 पे आया लास्ट ईयर, बेरस बजट में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था हायर, वो छोड़ो बात। बगर नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी को ट्रैक करता है मार्केट, पर उसमें एक एक्सेप्शन है नीरज जी। नॉमिनल जीडीपी को ट्रैक करता है जब इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन होता है। ट्रू। तो सप्लाई ड्रिवन होता है तो वो बेनिफिट किसको आता है? लोकल सप्लाई होता है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आता है। जैसे आपकी फूड प्राइस हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव आ सकता है, फर्टिलाइजर की प्राइस हो, मगर ये इंपोर्टेड है, ये प्रॉफिट जा रहा है जो देश ऑयल अभी प्रोड्यूस कर रही है, जैसे रशिया, जिनको पहले $60 पे बेचते थे आज 95 पे बेच रहे हैं, उसके लिए मुनाफा है। इंडिया में किसी कंपनी को क्या मुनाफा है? खाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ऐसे कोई ऑयल प्रोड्यूसर है, मगर ब्रॉड कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे दिखेगा?
नॉर्मली कहते हैं नॉमिनल जीडीपी को ट्रैक करता है, मगर अगर डिमांड ड्रिवन होता है, यानी डिमांड के कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो बेनिफिट कॉर्पोरेट्स को आता है जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्ट्स को। बट सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन का इमीडिएट कोरिलेशन विद ईपीएस ग्रोथ नहीं होता है। तो ये एफआईएस का 8,000 करोड़ का सेलिंग के पीछे ये भी है, जब उन्होंने देखा कि आरबीआई एडमिट कर रही है, और आरबीआई का डेटा जैसे हमने कहा फार मोर रिलायबल देन गवर्नमेंट का डेटा है। ओके, आई एग्री, यस। तो आरबीआई का डेटा जब 6.6 कह रहा है, तो 7.7 लास्ट ईयर का एक्चुअल 6.6। तो और ये है आज वॉर की करंट स्थिति को लेकर क्या गारंटी है ये फर्दर डाउनवर्ड रिवाइज नहीं होगी अगर मॉनसून और भी खराब निकला और वॉर भी और प्रोलॉन्ग हो गया, सितंबर तक कह रहे हैं आप, ट्रम्प की बात है। तो ये सब रिस्क है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आरबीआई के पास भी इतना आसान जॉब नहीं था, मगर ये सब डेटा है एंड यू कांट आर्ग्यू विद द डेटा। ट्रू। अब मुझे ध्यान आ, लास्ट वीक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 10-10 साल के ब्लॉक में जब हम देखते हैं तो हमारी जीडीपी 7% के ऊपर जाते ही कुछ ऐसा एक्ट ऑफ गॉड होता है कि वो नीचे आना ही है, मीन रिवर्सल होना ही है। और वो देखिए हो रहा, 7.7 सीधे 6.5 पे आ गया। तो 10 इयर्स के ब्लॉक में आप 6-6.5 से ऊपर नहीं जाते ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जाते जाते सर एक लास्ट चीज बताऊं आपको मैं, आप और डेटा देखिएगा, हमारा जो S&P 500 का यूनिवर्स है स्टॉक्स का, उसमें से केवल 13% स्टॉक बचे हैं जो 20 के मल्टीपल से नीचे हैं, ओनली 13%। बाकी सब 20 के ऊपर चले गए हैं, महंगे हो गए हैं सब। इस बाजार में भी महंगे, मतलब 23,000 के इंडेक्स में मिड कैप स्मॉल कैप महंगा है। तो ये एक और पिक्युलियर सिचुएशन बनती है यहाँ दिख रही। बट ये सब कुछ डेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। ओके सर, प्लीज प्लीज आप कुछ कहने वाले थे क्या? नहीं, मैं कह रहा था हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, ऑब्वियसली वॉर हमारे कंट्रोल में नहीं है, मॉनसून हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये दोनों एक्ट ऑफ गॉड है। यस, राइट। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है कि ये सब परमानेंट सिचुएशंस नहीं है। हम पहले वॉर को 1 महीने में खत्म होते हुए देख रहे थे, अभी 5 महीने भी हो गया, नहीं खत्म हो रहा है। वॉट एवर इट इज, इट्स नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। एक टाइम होगा जब खत्म होगी। मॉनसून भी इस साल का खराब आ जाए, हो गया, अगले साल का मॉनसून भी खराब होगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म जर्क्स जब आते हैं ना, हमें हमारा संतुलन कायम रखना है, डिसिप्लिन कायम रखना है, और हमारी लॉन्ग टर्म है 5 साल 3 साल 5 साल 10 साल की बात है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी ये झटके लगते हैं, आपके डिसिप्लिन और आपके मानसिक संतुलन, ये दोनों आपको कायम रखना है। आपको आपके फियर को ओवरकम करना है, क्योंकि फियर का ही माहौल है। अगर मार्केट करेक्ट हो रही है, दैट आपको अपना लॉजिक यूज करना है कि अल्टीमेटली ये सब दिस टू शैल पास, अंग्रेजी में कहते हैं, ये दिन भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि मॉनसून 3 साल के लिए खराब आने वाली है, ये वॉर छोड़ेगा तो और एक वॉर छोड़ेगा, ऐसे नेगेटिव तो होते हैं। इस बार साथ में आ गए, मॉनसून भी आ गया, ये भी आ गया। तो एक पर्टिकुलरली डिफिकल्ट सिचुएशन है, मगर आप अगर आपके डिसिप्लिन्ड अप्रोच पे रखेंगे और आपका मीडियम टर्म गोल्स के ऊपर फोकस रखेंगे ना, नथिंग लाइक टुडे फॉर दैट सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग। मैं इसी क्षण में मैं पीपल को रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि पैनिक करके आप कुछ भी मत ले। कल का मार्केट गिरेगा, जो भी होगा फ्राइडे में उधर यूएस में या वही तो होगा, मगर आपका डिसिप्लिन आपको कायम रखना है। दैट्स द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव। नहीं, बिल्कुल सही मैटर है। नेवर लूज योर होप, नेवर गिव अप। चीजें कभी ना कभी तो ठीक होंगी, लेकिन करंट सिचुएशन में हम लोग बातचीत करें तो मुझे तो सर खत्म करने से पहले एक मीम बता दें। मुझे हंसी से लगा रही थी, एक मीम देखा मैंने वीकेंड में, उसमें मिथुन चक्रवर्ती किसी फिल्म में वो कहीं जा रहा, तो उसको अपने दोस्त से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा, थोड़ा समय लगेगा मुझे। बोला कितना समय लगेगा? तो कहता है कि 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, 1-2 साल भी लग सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को निफ्टी पोर्ट्रे किया था, तो मेरे को हंसी आ रही थी कि कैसे कैसे मीम बाजार में बनते रहते। बट एनीवे, चीजें ठीक होंगी, समय लगेगा, लेकिन सरकार को थोड़ा प्रोडक्टिवली काम करना चाहिए। अब ज्यादा पॉपुलिस्ट डिसीजन की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू सो मच। अब हम लोग देखते हैं अगला हफ्ता क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम होगा, और धीरे धीरे हम उस तरफ पहुंच रहे हैं जब अगला अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। 10 जुलाई बहुत दूर नहीं है।
Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Yeah.